क्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और हम बात कर रहे हैं एक गृहिणी के बारे में। गृहिणी यानी पूरे घर या पूरे परिवार की जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाने वाली वो स्त्री जो घर की धुरी भी कहलाती है। उसे हर हाल सम्मान देना ही चाहिए। वो खुद को भुलाकर परिवार के हर सदस्य के लिए काम करती है। फिर भी गृहिणी ही तो हो या घर संभालने का ही तो काम करती हो, इस तरह के संबोधन उन्हें दिए जाते हैं। और गृहिणी का काम घर और परिवार को ही संभालने का होता है। ये लोगों को बहुत कम लगता है, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं गृहिणी हूं, तो सामने वाला भी कई बार हमें हल्के स्तर पर ले लेता है, और फिर देखा देखी गृहिणी भी अपने आप को बहुत ही साधारण समझने लग जाती है, और उसके कहने में भी एक उदासी होती है या हीन भावना होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप घर में करती ही क्या हो, केवल खाना ही तो बनाती हो। ये वाक्य जो हम अक्सर सुनते हैं, विशेषकर गृहिणियों के संदर्भ में, ये चंचल सोच उस मानसिकता के बारे में बताती है जो घरेलू कार्यों, खासकर भोजन बनाने को एक साधारण और कम महत्व का मानते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से देखें तो सच्चाई ये है कि भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं होता, बल्कि संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व भी होता है। और वो गृहिणी ही है जो अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को टाइम टू टाइम भोजन बनाकर देती है। एक दिन भोजन ना मिले ना, तो हम सबकी हालत खस्ता हो जाती है। बिल्कुल। और ये जो खाना ही है शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है, मानसिक संतुलन भी बनाकर रखता है। ये सब काम खाने से ही होते हैं। और सिर्फ स्वाद या भूख मिटाने का साधन नहीं होता है खाना, बल्कि शरीर को जो भी ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए, भावनात्मक संतुष्टि चाहिए, ये उसका भी स्रोत है। गृहिणियां दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, बस अपने परिवार के वो सब लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए वो काम करती रहती हैं और हर चुनौती का सामना करती हैं। अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी पसंद और ज़रूरत, इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर खाना बनाती है, क्योंकि भाई अगर घर में बड़े हैं तो उनके लिए हल्का फुल्का खाना बनाना है। बच्चों का नाश्ता कैसा होना चाहिए, 10 तरह के भोजन बनते हैं। बच्चों का नाश्ता सुबह अलग, स्कूल ले जाने का अलग, पति के जो ऑफिस का टिफिन है वो अलग, बुजुर्गों का खाना अलग। तो कितने तरह के खाने बनाती है। और फिर केवल खाने तक ही तो सीमित नहीं होती गृहिणी की जिम्मेवारी, बल्कि वो अपने परिवार का पोषण करती है। विशेषज्ञ होती है, एक डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, व्यवस्थापक भी होती है, और घर का बजट संभालती है। सीमित संसाधनों में परिवार की हर जरूरत को पूरा करने का काम करती है। बच्चों में अच्छी आदतें डालती है जो उनके जीवन भर काम भी आती है। तो गृहिणी का मतलब केवल आप ये क्यों सोचते हो कि वो हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है, ये भी तो कितना बड़ा काम है। लेकिन इसके अलावा वो सबको एक बंधन में बांध के रखती है। उस परिवार की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है वो, है ना, उसको एक इकाई में बांधती है। ये कितना बड़ा काम है। बिल्कुल, उनके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि गृहिणियां दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशक्ति हैं जो बिना प्रोत्साहन के काम करती हैं। और कई बार तो हम कह सकते हैं कि अवांछित उपहास और ताने भी उन्हें इस चीज़ के लिए मिलते हैं कि भाई घर में करती ही क्या हो। लेकिन फिर भी अक्सर कर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। उनका काम घर को सुचारू रूप से चलाने के और परिवार को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बिल्कुल चंचल, आप सही कह रही हैं। अगर एक दिन भी खाना न बने ना, घर में भोजन न मिले, कपड़े धुले हुए नहीं मिले, बच्चों के स्कूल को, बड़ों के ऑफिस का जरूरी सामान समय पर न मिले ना, और घर में सफाई न हो, तो परिवार के लोगों को पता चल सकता है कि गृहिणी के क्या महान कार्य हैं। आपने देखा, बच्चों के मोजे हो, पति का रुमाल हो, है ना, बुजुर्गों के नैपकिन हो, न जाने क्या क्या ध्यान रखती है गृहिणी। उसका ध्यान कौन रखता है? वो खुद। और घर में जो बुजुर्ग हैं भाई, उनको दवा समय पर कब देनी है, उनको कब खाना दवा देनी है, हर चीज का जाने कितने तरह के दायित्व वो निभाती है। और इन दायित्वों को निभाने के लिए ना तो कोई समय सीमा है, ना कोई वेतन है, फिर भी बस वो सब लोगों के लिए काम करती रहती है। इस अहमियत का एहसास घर के लोगों को कब होता है? जब वो अवकाश लेती, या तो बीमार पड़ जाए या कुछ दिन घर से बाहर चली जाए, तब और पता जब चलता है परिवार सुचारू रूप से नहीं चलता और बाकी लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि उस गृहिणी की क्या भूमिका है। बिल्कुल सही कहा आपने, कितना वास्तविक काम होता है। और उनके प्रयासों के लिए कभी हम सराहना या एक सम्मान के 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं, है ना। एक गृहिणी का काम न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है। परिवार के सदस्यों की जरूरत को पूरा करती है, घर को साफ सुथरा रखती है, भोजन पकाती है, पूजा करती है, पाठ करती है, घर के लिए मन्नत मांगती है, भगवान को खुश करती है, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ती है कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर के बुजुर्गों को हमेशा स्वस्थ रखे, संपन्नता दे हमारे
घर में और वित्तीय मामलों का वो प्रबंधन करती है। परिवार के सदस्यों के लिए एक भावनात्मक प्रणाली के रूप में काम करती है और तो और चंचल वो पड़ोस से रिश्ते कायम करती है। हाँ। बाहर के रिश्तों को, घर रिश्तेदार जो होते हैं हमारे, सबको भी बना के रखती है ना। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, पहले एक गीत सुनकर आगे बिल्कुल सुनते हैं। सुना है आपने मेरी जिंदगी एक पागल हवा, यानी वो कितना परेशान होगा, इधर उधर घूमती है गृहिणी। और ऐसे होना चाहिए। कभी कभार कहते हैं ना, बिल्कुल पागल हवा की तरह हो जाना चाहिए। इसके पीछे लगे हैं, उसके पीछे लगे हैं। अरे कई बार खुद को भी वक्त दीजिए। हाँ। और अपने लिए भी कभी जीना शुरू करिए। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गृहिणी जो है, जो महिला है या स्त्री है घर की, वो अपने परिवार के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए खटती रहती है, अपने लिए वक्त नहीं होता है उनके पास। और इसके बदले वो सिर्फ ये चाहती है कि लोग उसे सम्मान दें, ना कि ताने या ये कहे कि करती क्या हो। लेकिन ये इस तरह के लोग, और पता है दुख कब होता है, जब औरत ही औरत को ताना देती है। तुम करती क्या हो, है ना। यानी घर की अगर सासू माँ की बात करें, अरे बहू तुम करती क्या हो, तो ये जो बात है एक बहू को या पत्नी को, जो भी घर की स्त्री है, उसको तोड़ देती है। हम खाली पुरुषों पर ही दोषारोपण नहीं कर सकते। घर समाज में जो भी लोग हैं, अगर एक दूसरे को इस तरह से आरोपित करेंगे तो जाहिर है हर इंसान को दुख होगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों का अभिमान हूँ, पति की सलाहकार हूँ, लड़खड़ाते बूढ़े कदमों का अवलंब हूँ, आस हूँ, अपने संसार का स्तंभ हूँ, आधार हूँ। कैसे मैं ये कह दूं कि मैं कुछ नहीं करती, महज साधारण सी गृहिणी हूँ। बिल्कुल, यानी कि वो कितनी भूमिकाएं निभा रही है, तो वो साधारण कैसे हो सकती है। एक अन्य श्रोता का कमेंट है कि मैं तो गृहिणी हूँ और 24 घंटे अपने घर और परिवार के लिए सोचती हूँ, करती हूँ। सिर्फ घर कार्य नहीं, बाहर के काम भी अच्छी तरह से संभालती हूँ। मैं फैमिली मेकर हूँ, होम डेकोरेटर हूँ, घर की शेफ, वैद्य, फैशन डिजाइनर, म्यूजिशियन और बैंकर भी हूँ। मैं ऑल राउंडर गृहिणी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखती है कि मैं गृहिणी हूँ, मुझे गर्व है गृहिणी होने का, मेरा सौभाग्य है घर की आहट समझने का। मैं घर की हर कदमों को समेटती हूँ, कोई पथभ्रष्ट हो जाए तो मैं उसे सही दिशा दिखाती हूँ। हाँ, मैं गृहिणी हूँ, घर के हर कोने की आवाज हूँ, अपने कानों में समेटती हूँ, सही वक्त पर सही दिशा में घर को सजाती हूँ। बूढ़े माँ बाप की निगरानी रखती हूँ, घर को मंदिर बनाती हूँ। हाँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर की बहू हूँ, रिश्ते की हृदय हूँ, पति की जान हूँ, घर के बुजुर्गों की आन बान और शान हूँ, घर की बुनियाद हूँ, मैं ममता भरी बच्चों की माँ हूँ। हाँ, मैं गृहिणी हूँ। बिल्कुल, ये गर्व हर गृहिणी को अपने ऊपर होना चाहिए। एक अन्य श्रोता हमारे वो लिखते हैं कि घर का जो भी सदस्य घर से बाहर जाकर इत्मीनान से काम कर पाता है, तो उसके पीछे वे महिलाएं हैं जो उनके घर को संभाल रही हैं और उनकी जिंदगियों को सरल और सहज बना रही हैं। ये अनचिन्नी और बेनाम महिलाएं आपको नाम और शोहरत की सीढ़ियां उपलब्ध करवा रही हैं, लेकिन आप बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं। ये जो सवाल हमारे श्रोता ने अंतिम पंक्ति में किया है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, तो बहुत सही है। आपको क्या देना है? सिर्फ सम्मान देना है उनके इन कार्यों के लिए। प्यार की भूख होती है, एक सम्मान की भूख होती है। मतलब एक इंसान के रूप में कह ले, एक छोटे से जीव को भी है ना, छोटी सी सराहना उन्हें अगर मिल जाती है ना कि भाई तुमने ये अच्छा किया, बस उसी में बहुत खुश हो जाती है, सराहना में। एक श्रोता ने लिखा है कि जब तक अर्थशास्त्री गृहिणी के कामों के आर्थिक मूल्यांकन के लिए कोई फार्मूला ईजाद नहीं कर ले, तब तक समाज उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर ले। तब तक इतना ही कर ले कि आपके घरों की महिलाएं जो काम घरों में कर रही हैं, उसका आप ही ईमानदारी से मूल्यांकन करें और उसके काम के योगदान का सम्मान करें। गृहिणियों के कार्यों को गरिमा दें, क्योंकि घर और बाहर के बीच यदि आप संतुलन साध पाते हैं तो ये उन्हीं के बेनाम योगदान की वजह से संभव हो पा रहा है। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि कल की और आज की गृहिणी का हृदय हरदम यही कहेगा कि मैं गृहिणी गृह लक्ष्मी हूँ, 2 भुजाओं से माता रानी, अष्टभुजा जैसी बहुरंगी काम करने वाली गौरी हूँ, परिवार की आदि माया आदि शक्ति हूँ, भोजन बनाने में अन्नपूर्णा हूँ, अर्थार्जन करने वाली लक्ष्मी हूँ, तो पढ़ी लिखी सरस्वती हूँ, कला निपुण रिद्धि सिद्धि हूँ, भली बुरी जो भी स्थिति हो संतुष्ट रहने वाली संतोषी माँ हूँ, अन्याय से लड़ने वाली रानी रण दुर्गा हूँ, और ईश्वर भी उससे हमेशा कहेगा तथास्तु। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं गृहिणी भी हूँ, साथ ही एक वर्किंग वुमेन भी हूँ। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ बाहर भी काम करती हूँ। ये संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे मैं खुद पर और अपनी क्षमता पर गर्व महसूस करती हूँ। दोनों जिम्मेदारियों से मुझे आत्मनिर्भरता, संतुष्टि और जीवन को बेहतर तरीके से समझने का अनुभव मिलता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि मेरी पत्नी भी खुद को
उसे खुद से यही शिकायत रहती है कि वो एक गृहिणी है, और मैं उन्हें ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि पूरा घर संभालना कोई मामूली काम नहीं है। छोटे से छोटे काम को लेकर बजट और घर के खर्चे संभालना एक गृहिणी के लिए गर्व की बात होती है। तो सच है, जिस घर में ऐसे पुरुष होते हैं जो महिलाओं के काम की सराहना करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं और उनका साथ भी देते हैं, तो वो महिलाएं, वो गृहिणियाँ बहुत ही किस्मत वाली हैं। और वो घर भी स्वर्ग के समान ही होता है। बिल्कुल। और एक गृहिणी कह सकते हैं कि घर की अदृश्य नायिका होती है। उनके कार्य को छोटा समझना ये छोटी सोच का काम होता है। यदि घर के काम महत्वपूर्ण है तो उनको करने वाला जो व्यक्ति है वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कोई आपके लिए कहे कि घर में करती क्या हो, केवल खाना बनाती हो, तो उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि गृहिणियां केवल भोजन नहीं बनाती बल्कि वो एक आधार तैयार करती हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही चंचल आपने कि वो जीवन का आधार तैयार करती हैं और उनका काम घर को सुरक्षित रखना है, प्यार भरा वातावरण बनाने में मदद करना है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चंचल, अब बताइए किस पर बात करनी है हमें? आज कहाँ घुमाने ले जा रही थी आप? आज हम जाएंगे महेश्वर। और हर किसी को बनारस जो है वो एक ऐसी जगह है जिसके मायने अलग अलग होते हैं। किसी को वहाँ घूमना पसंद है तो किसी को ठहरना, किसी को वहाँ का खान पान पसंद है, लेकिन सभी के लिए बनारस की जो बहुत ज्यादा पसंद है जगह वो होते हैं वहाँ। आप बताने वाली थी कि महेश्वर में घूमने की जगह कौन कौन सी है? एक तो है होलकर फोर्ट, जिसे अब रॉयल गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है, यहाँ जा सकते हैं। फिर रजवाड़ा भी आप जाकर घूम सकते हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी और नर्मदा के घाट तो हैं ही हैं। यहाँ बड़ी सुंदर छतरियां बनी हुई हैं राजा महाराजाओं की, वहां जा सकते हैं। जो महेश्वरगढ़ है वहां पर जाया जा सकता है क्योंकि वहां आज भी राजसी परिवार रहता है और महेश्वरगढ़ के प्रवेश द्वार तक लोग आते जाते भी रहते हैं। और ये विशाल गेट हाथियों के लिए बनाया गया था देखा जाए तो। और राजराजेश्वर मंदिर है वहां पर, काशी विश्वनाथ मंदिर है, अहिलेश्वर मंदिर है और पंडरीनाथ और जलेश्वर मंदिर भी हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। खरगोन एक छोटी सी पास में एक आकर्षण पर्यटन स्थल और है, वहां जा सकते हैं। मंडलेश्वर जा सकते हैं, कसराबाद। और अगर आपको यहाँ जाकर खरीदारी करनी है तो भाई महेश्वरी साड़ियों की तो बात ही क्या है, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और घूमने के लिए जो सबसे अच्छा समय बताया जाता है वो है अक्टूबर से मार्च का समय। ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च के मध्य हम यहाँ जा सकते हैं और यहाँ हर तरफ आपको हथकरघे के चलने की आवाजें सुनाई देगी। यहाँ पर जो खास तौर से साड़ियों की शॉपिंग कर सकते हैं, रंग बिरंगी साड़ियां आपको दिखाई देंगी। इन साड़ियों की खास बात ये भी है कि महेश्वर किला का आर्किटेक्चर को साड़ियों में उकेरा गया है और इसे खास बनाती है ये बात। और सिर्फ साड़ियां ही नहीं, इसके अलावा यहाँ के बाजारों में हस्तशिल्प के सामान और अन्य स्थानीय वस्तुओं की भी शॉपिंग होती है और इस ट्रिप को यादगार भी बना सकती है। तो बिल्कुल जरूर हमारे श्रोता भी यादगार बनाएंगे और हम भी जरूर जाएंगे इस जगह पर घूमने। इजाजत, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऐसा होता है ना कई बार, थोड़ा सा रहता है कि हम शुरू करें, आप शुरू करें। नहीं, ये दोनों की मिलने की जो खुशी का प्रतीक है, ये हम दोनों ही इतने उतावले हैं, वो बहुत उत्साह में आ जाते हैं कई बार। तो चलिए आप बोलिए। सभी सुनने वालों को करते हैं नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको और सभी को नमस्कार। किसका? चंचल वर्मा का। और सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार। मुझे लगा मेरा उतावलापन देख के लोग समझ गए होंगे कि चंचल है। आज क्या बात है, बहुत उतावली हो और बहुत तेजी में फास्ट ट्रेन की तरह चल रही हो, कुछ खास तो है?
तो भी आज विजय दिवस है ना, तो वो विजय का उत्सव हम मना रहे हैं। आज नहीं है, यानी कि 26 जुलाई को है, लेकिन 26 जुलाई को क्योंकि सखी सहेली होता नहीं, तो हमने सोचा हम आज ही विजय दिवस की बात करेंगे। अच्छा, और क्या क्या सुनाने वाली हैं आज आप? 25 जुलाई को होता है डूबने से बचाव का वैश्विक दिवस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल हेलो सहेली का प्रसारण होगा, तो इसके बारे में भी आज बात करेंगे। और घूमने फिरने के दिन है, बारिश के दिन है, तो चला जाए कहीं इस नदी किनारे। बताइए कहाँ लेकर जाने वाली हैं आज? नदी किनारे बनी हुई एक बहुत सुंदर सी एक शहर है, वहां जाएंगे हम। हाँ। और ये है महेश्वर। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दिन बन जाएगा फिर तो। और कई बार गृहिणियां जो होती हैं, जो एक घर की धुरी हैं, उन्हें बहुत कम तर आंका जाता है, या वो खुद भी अपने आप को कमतर आंकती हैं कहकर कि मैं तो गृहिणी हूँ, मैं गृहिणी हूँ। और मैं तो सिर्फ ये तो शब्द लगा देने से लगता है कि कुछ उस चीज की अहमियत नहीं रहेगी। तो इस बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, कि ये सबसे अहम भूमिका होती है। हाँ बिल्कुल। और इसको लेकर हम अगर खुद ही कुंठित हो जाएंगे या अपने आप को हे समझने लगेंगे, छोटा समझने लगेंगे, तो फिर दूसरों को हम मौका दे देते हैं ऐसा सोचने के लिए। कई बार हम जब बात करते हैं अपनी सखियों सहेलियों से, तो वो हम पूछते हैं आप क्या करती हैं? मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ। ऐसा लगता है बहुत बड़ा अपराध कर दिया जैसे उन्होंने, है ना? जैसे उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। हाँ। उन्हें लगता है, तो शान के साथ कहिए, गर्व के साथ कहिए कि आप एक गृहिणी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, पूरे घर को संचालित कर रही हैं, पति को, बच्चों को, घर के बड़े बुजुर्गों को, घर की धुरी हैं आप। ये क्यों भूल जाती हैं? आमतौर पर लोगों को यही लगने लगता है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाके काम करती हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी हर व्यक्ति पर होती है, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो घर का, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर भी हम यदा कदा जिम्मेदारी लाद ही देते हैं। तो हमारे श्रोता इस पर अपने विचार हमें लिखकर भेजेंगे। और आज है अमावस्या। तो ये जो अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है, इसे अलग अलग जगह पर, क्योंकि भारत में हर प्रांत में जो है हर त्योहार को मनाने का एक अलग तरीका होता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे आदि अमावस्या कहते हैं, उड़ीसा में चितलागी अमावस्या, तो उत्तर भारत की तरफ इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दीप अमावस्या के रूप में इसे हम मनाते हैं। और दीप अमावस्या, इसका मतलब यही है कि हमारे मन के अंधकार को हमें दूर करना है और ज्ञान, प्रेम, आनंद का दिया बस हमेशा हमारे भीतर जला रहे। जो लौ है वो जलते रहनी चाहिए, तमस नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया, लौ लगाती गीत गाती। और देखिए चंचल, जो हमारे देशभक्त है ना, वो भी एक लौ जलाते हैं, एक अलग जगाते हैं हम सभी के भीतर, तब जाके देशभक्ति की जो भावना है, जो क्रांति है, वो पैदा होती है। मैं तो कहती हूँ लौ नहीं, उनके लिए, क्रांतिवीरों के लिए, या जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए, तो वो उनकी मशाल है वो जलती रहनी। बिल्कुल, एक लौ लगी रहती है ना, मतलब एक आग जलती है, तो वो मशाल जलती है, तभी लगता है कि कुछ क्रांति होने वाली है ना? बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया था उस वक्त 1999 में जब युद्ध हुआ था, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कारगिल विजय दिवस की बात करने वाली हैं, तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। हर साल कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मान देने के लिए 26 जुलाई के दिन इस दिन को हम मनाते हैं। और ये दिन न केवल भारतीय सेना बल्कि देश के हर नागरिक के लिए बहुत भावुक और प्रेरणादायक दिन होता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला। और 26 जुलाई के दिन भारत की जीत के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था। इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों ने के सम्मान स्वरूप ये दिन हम आयोजित करते हैं। और इस युद्ध के दौरान करीब 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, यानी वो शहीद हो गए। और करीब 1400 सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। बिल्कुल। और इस साल भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की याद में एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें 1999 की वीरगाथा की अनमोल झलकियां और संदेश भी प्रस्तुत किए गए हैं। वीडियो में कारगिल युद्ध के दौरान की कई तस्वीरें हैं, जिनके नीचे लिखा था 1999 में दुश्मन यानी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने सीमा पार कर ली थी। हमने दृढ़ निश्चय और अडिग भावना के साथ लड़ाई लड़ी। हमने अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा की। हर घुसपैठ को कुचल दिया गया। वो ऊंचाइयों के पीछे छिप गया, लेकिन हमारी वीरता और भी ऊंची हो गई। बिल्कुल सही बात है। जब सैनिक एक जज्बे के साथ में आगे बढ़ता है तो वो इतना ऊंचा हो जाता है कि दुश्मन हो या कोई भी बुराई हो उसके सामने छोटी हो ही जाती है। बिल्कुल।
और ये जो वीडियो है 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल दिवस के संदर्भ में भारतीय सेना की तरफ से श्रद्धांजलि है उनकी याद में, और हम सभी वीरों के अतुलनीय शौर्य को नमन करते हैं। उनके साहस और कारगिल की ऊंचाइयों में जो गूंजता है भारत की आत्मा के लिए सदा अंकित रहेगा। बिल्कुल। और 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पड़ोसी मुल्क की घुसपैठियों से कारगिल की रणनीतिक ऊंचाइयों को हासिल किया था, और ये युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की राजनीतिक दृढ़ता, सैन्य कौशल और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस युद्ध को न सिर्फ एक सैन्य विजय के रूप में बल्कि राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक समझ की मिसाल के रूप में भी ये ऐसे गीत होते हैं ना मंदाकिनी जी, जो हमें उत्साह में ला देते हैं। और जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तब भी मैं बहुत उत्साह में थी और बोलने जा रही थी, श्रावण बोल दिया मैंने, कार्तिक मास। तो बाद में ये इस चीज का मुझे एहसास तब हुआ, मेरी गलती का, जब हमारे एक श्रोता ने मुझे याद दिलाया कि भाई कार्तिक नहीं श्रावण मास है। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी कई बार हम अति उत्साह में कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं, लेकिन जब हम उसको फिर से रिग्रेट कर लेते हैं तो वो बात गौण हो जाती है। कई बार होता है अति उत्साह में हम बोल जाते हैं। तो चलिए, हमारे श्रोताओं ने आपको ध्यान से सुना, इसका मतलब यही है कि श्रोता बहुत ध्यान से सुनते हैं कार्यक्रम। और एक बात और मंदाकिनी जी की, जब हम बहुत उत्साह में होते हैं ना, तो वो जो उत्साह है वो कई बार हमें डुबो देता है। इसी तरह से पानी का बहाव भी जब बहुत तेज होता है, वो अपनी पूरी उमंग में होता है तो हमें बहा ले जाता है, डुबो भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए डूबने से बचाव का वैश्विक दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि हाल ही में भारत में लोगों के डूबने की घटनाओं की जो खबरें आई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। चंचल, डूबने की वजह से होने वाली मृत्यु के कारणों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इन त्रासदियों को रोकने में हमें मदद मिल सके। बिल्कुल। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे यानी डूबने से बचाव का वैश्विक दिवस, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो डूबने के कारण जिंदगियां जो खो जाती हैं उनको याद करने के साथ साथ आसपास की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इस दिन का आयोजन किया जाता है। और इस दिन को अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव घोषित किया गया था ताकि इसको मनाया जाए। और ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का डूबना एक बहुत ही सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग अपनी जिंदगी भी गंवा चुके हैं। और ये पूरी मानवता और समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, लेकिन सफल प्रयास इस ओर करके हमें इन्हें पूरी तरह से रोकना होगा। बिल्कुल। डूबने की जो घटनाएं हैं इसकी रोकथाम के लिए किफायती इंतजाम और रणनीतियां लागू करके डूबने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और रिसर्च जो इसके बारे में की गई वो ये बताती हैं कि डूबने से होने वाली जो मृत्यु है उसमें 50% से अधिक मौतें 30 साल से जो कम लोग थे उनकी हैं, या तो फिर और 5 साल से 14 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हैं। तो कई बार बच्चे, जब हम ऐसी किसी जगह पर घूमने जाते हैं, बच्चे हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, या जो युवा हैं वो बहुत अति उत्साह में रहते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना जुलाई का, अगस्त का, इन दिनों बारिश बहुत होती है, पानी उफान पर होता है। और हम पिकनिक के शौक में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, कई बार स्कूल से जाते हैं, कॉलेज से जाते हैं, या दोस्त आपस में मिलके भी जाते हैं। और अति उत्साह में हम जो है किसी सरोवर में डूबते हैं या जाते हैं कि चलो तैरेंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा करने से पिकनिक के लिए जिन जगह का चुनाव हम करते हैं, जहाँ झरने हो, झील हो, तालाब हो, समंदर का किनारा हो, और ये सभी जगह ऐसी होती हैं। समंदर का किनारे की बात करें तो समंदर में उफान इतना होता है, जो ज्वार भाटा की हम बात करें तो ज्वार इतना ज्यादा होता है, समंदर की लहरें बहुत ऊंची होती हैं, और एक बार अगर उन लहरों की चपेट में आ गए तो खुद को बचा पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो झरने वाली जगह है, झरनों का बहाव, जब बारिश बहुत अगर तेज आई है तो झरनों का बहाव बहुत ज्यादा होता है, उन जगहों पर फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए इन जगहों पर कई बार हम सेल्फी पॉइंट समझ कर सेल्फियां लेने लग जाते हैं। और इस तरह की जब हम एक तरह से शौकिया वो करते हैं तो दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि हम अपने को सरोवर में डुबोते हुए झरनों के आसपास एक सेल्फी लेंगे और पांव फिसल जाता है और बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो डूबने की जो घटनाएं हैं उनको रोकथाम बहुत जरूरी है और काफी कम किया जा सकता है, जैसा कि अभी आपने बताया भी। और बताया जाता है कि डूबने से होने वाली मृत्यु विश्व भर में होने वाली मौतों का 6ठा प्रमुख कारण है। डूबने से होने वाली मृत्यु में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है। ये संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ बात बात पर हम पिकनिक मनाने, जिसे वो राजस्थानी भाषा में गोट कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं और डूब भी जाते हैं कई बार।
और ये जो कई घटनाएं होती हैं, इनके कारण होते हैं बाढ़ आना, तूफान आना, नाव की दुर्घटनाएं। कई बार हम नाव से जा रहे होते हैं तो वहां दुर्घटना हो सकती है, असुरक्षित जल स्रोत या मनोरंजक गतिविधियां जिनकी वही हम बात कर रहे थे, ये भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण डूबने के माने जाते हैं उसमें हो सकता है कि स्थान का चिकना होना या फिसलन भरा होना, तैराकी नहीं आना, मादक पदार्थों का सेवन करके जब पानी की तरफ हम जाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनके बारे में अगर लोगों को जागरूक किया जाए या खुद से भी वो जागरूक हो सकते हैं। उन्हें पता है कि हम अगर किसी मादक पदार्थ का सेवन करेंगे तो उस वक्त हमारी कई बार हलचल पर, अपनी ही हलचल पर हमें काबू नहीं रहता है और हम इतनी उमंग में, उत्साह में होते हैं, मजे में होते हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो डूबने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। इस अनहोनी को नियंत्रित करने के लिए जल निकायों जैसे कि पुल है, कुआं है, तालाब है, इनको चारों ओर जो है अवरोध स्थापित हमें करने होंगे। और बच्चों और वयस्कों के लिए जल से एक सुरक्षित दूरी बना के रखना भी बहुत जरूरी है। और तैराकी और जल सुरक्षा संबंधी कौशल प्रशिक्षण जो है ये भी लोगों को देना होगा। खासतौर पे जिन लोगों को तैनात किया जाता है वो कुशल हों तैरने में, ये कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जिन जगहों पर, तो इन दिनों में जब बारिश का बहाव बहुत तेज होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो मछली पकड़ने के जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन लोगों को रोका जा सकता है। और ये घटनाएं होती हैं जब पर्यटन स्थलों पर नौका विहार पर जो लोग लेकर जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और नौका विहार वाले सभी स्थानों पर जो है लाइफ एक जैकेट है वो भी पहन लेनी चाहिए। उचित रखरखाव भी बहुत जरूरी है और सुरक्षित नौकायन और शिपिंग नियमों को भी सख्ती से लागू करना। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता, आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। चंचल, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि डूबने से बचाव का जो आज वैश्विक मुद्दा है, जब हम कभी नदी तालाब के आसपास या स्विमिंग करते हैं तो पहले हमें तैराकी के या स्विमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, जिससे पानी में डूबने का डर दूर हो जाए। और लिखते हैं कि हमारी दादी जब हरिद्वार गई तो गंगा में डुबकी लगाई तो उन्होंने सबसे पहले जंजीर को पकड़ लिया था, क्योंकि गंगा की लहरों का प्रवाह बहुत तेज था और वो किसी भी तरह से आगे बहा के ले जाता है। इन दिनों गंगा का प्रवाह उत्तर भारत में जहां से वो निकलती है गंगोत्री से बहुत तेज होता है प्रवाह। और बारिश के दिनों में सिर्फ गंगा ही नहीं, समंदर या जहां भी झील झरने नदियां हैं वहां प्रवाह बहुत तेज होता है। तो जब भी आप पिकनिक के लिए जाते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि